वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल रैंकिन साइकिल या रीजनरेटिव या रीजनरेशंस। इनका क्या मतलब है? जैसे हमने पढ़ा आइडियल साइकिल या फिर हमने पढ़ा रीहीट साइकिल या हमने पढ़ा रैंकिन साइकिल। सिंपल रैंकिन साइकिल हम पढ़ चुके हैं। अब हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रीजनरेशन या ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आरसी मतलब रैंकिन साइकिल। चलिए तो बात करते हैं आइडियल रैंकिन साइकिल या रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल की। देखिए ये मेरा बॉयलर है, वो बेसिक डायग्राम ही चलना है। ये मेरा बॉयलर है, टरबाइन है, बॉयलर है जिसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, टरबाइन है जिसमें क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहां से WT प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कंडेंसर है, यहां से हीट रिलीज हो रही है Q2। ये मेरा पंप है, यानी कि WP1 बोल दीजिए इसको। ये यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है। फिर हमने क्या किया, एक हीटर लगा दिया, यहां पर एक हीटर लगा दिया, जहां पर भी प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक, फिर एक दूसरा पंप लिया हमने जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है, WP2 बोल दो जिसको। ठीक है, यहां पर एंट्रोपी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए जो बात इस्तेमाल की गई रीजनरेशन की या ब्लीडिंग की या रीजनरेटिव की, पहले बात करते हैं ब्लीडिंग रैंकिन साइकिल। ब्लीडिंग रैंकिन साइकिल का मतलब है कि यहां से हमने टरबाइन से एक पाइप लिया और वहां से कुछ स्टीम इस हीटर के अंदर निकाल ली हमने, जिसको जैसे बोलते हैं इसको ब्लीडिंग रैंकिन साइकिल। ठीक है, उसके बाद हमने जो हीटर इस्तेमाल किया, यहां पर क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए हमने इसको बोला रीजनरेशन या रीजनरेटिव साइकिल। इसकी वजह से बोला गया, जो हीटर इस्तेमाल हमने कर लिया इसकी वजह से बोला जा रहा है रीजनरेशन या रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल। मतलब जो हीट है उसका एक्सचेंज हो रहा है वहां पर। ठीक है, अब चलिए इस बात करते हैं, नाम रख देते हैं इसके 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखो ये आइडियल है, तो हमने बोला कि M1 मास इसके अंदर एंटर कर रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेरा मास एंटर कर रहा है, मतलब स्टीम मेरी एंटर कर रही है। अब हमने क्या किया, कुछ स्टीम यहां से निकाली। हमको नहीं पता हमने स्टीम कितनी निकाली, तो हमने बोला कि हमने M1 स्टीम निकाल ली, तो उतनी स्टीम यहां पर कम आएगी, मतलब M माइनस M1 स्टीम कम आएगी। यहां से करने से क्या किया, पूरी जो स्टीम आई थी उसको बाहर निकाल दिया और वाटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन मेरा मास का लॉस नहीं है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आइडियल। तो मेरा हो जाएगा M माइनस M1। ये जो वाटर था, पंप लगाओ वाटर सर्कुलेट कर देगा, M माइनस M1 वही वाटर आएगा। अब यहां पर क्या है, M1 आ रहा है, यहां पर M1 आ रहा है, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, यहां से क्या आएगा, M आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये भी M जाएगा। मतलब आइडियल है, मेरा मास का लॉस नहीं हो रहा है। यहां पर हमने बोला H1 एंथैल्पी है, यहां पर H2 है, यहां पर H3 है, यहां पर H4 है, यहां पर H5 है, यहां पर H6 है, यहां पर H7 है। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत इतनी बात समझने में? डायग्राम पर किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? डायग्राम पर किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? किसी को दिक्कत आ रही तो बोलिए। चलिए नोट हो गया। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए यहां से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम आई, टरबाइन पे एंटर की, टरबाइन से हमने क्या किया, कुछ हमने स्टीम निकाल ली, जिसको हमने बोला ब्लीडिंग साइकिल। टरबाइन के आउटपुट से जो मास फ्लो रेट था वो कुछ डिक्रीज हो गया, यानी कि यहां से जो आउटपुट आ रहा है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है,
लेकिन टरबाइन की जो आउटपुट है देखो यहां से पता लग रहा है m माइनस एम वन डिक्रीज हो गया। अब इस वजह से जो m माइनस एम वन डिक्रीज हुआ है उसकी वजह से क्या फायदा हुआ, हमारे पास फायदा ये हुआ कि हमें जो बड़ा कंडेंसर लगा रहे थे अब बड़ा कंडेंसर लगाने की जरूरत नहीं है, हमें छोटे कंडेंसर लगा के हमारा काम चल जाएगा। कंडेंसर हमें, क्योंकि हमारे पास मास फ्लो रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब मास फ्लो रेट दिया तो बड़े कंडेंसर की क्या जरूरत है, हमें छोटा कंडेंसर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आती है हीटर की। हीटर का मतलब है कि हम यहां पर सिर्फ जो वाटर है, यहां से स्टीम निकालना है, यहां से वाटर आ रहा है, तो जो वाटर आ रहा है उसको सिंपल बॉईल करना है। यानी कि जब वाटर यहां से जब आउटलेट आएगा तो ये क्या होगा, ये बॉइलिंग कंडीशन का होगा, यानी कि सैचुरेटेड वाटर। ठीक है, यहां पर कौन सा आएगा, सैचुरेटेड वाटर आएगा, और यहां पर क्या आएगी, सैचुरेटेड स्टीम आएगी। ठीक, अब सैचुरेटेड स्टीम क्यों आ रही है, क्योंकि जब टरबाइन से आप पाइप निकाल लोगे तो एक्सपेंशन हो रहा है, कुछ ना कुछ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमने बोल दिया कि टेम्परेचर कहां तक डिक्रीज हो जाए, सैचुरेशन कंडीशन तक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, ये जस्ट बॉइल हो रहा है। देखिए हीटर का काम क्या है, यहां पर जस्ट बॉइलिंग करना, फेस बदलना नहीं है। ठीक है, अगर फेस बदलेगा तो वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ बॉइल। अब इससे फायदा क्या हुआ, हमने जो वाटर था उसको बॉइल कर लिया। इस समय फायदा क्या मिला, फायदा ये मिला कि जो हम बॉयलर में हीट सप्लाई कर रहे थे ज्यादा मात्रा में, अब वो भी हमें कम करनी पड़ेगी। मतलब एक तो मैंने कॉस्ट यहां बचाई थी कंडेंसर से, दूसरी कॉस्ट मैंने फ्यूल की बचा ली। मतलब मेरी पूरी की पूरी चीजें जो फ्लो हो रही थी वो मेरा पैसा बच गया। क्योंकि हम अगर ये सब ना लगाते तो मुझे फ्यूल गर्म करने के लिए मुझे क्या करना है, स्टीम बनाना है वाटर से, तो क्या होगा कि वहां पर एक्स्ट्रा पैसा लगता, वो मेरा पैसा बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब इससे फायदा ये हुआ कि मेरी प्लांट की एफिशिएंसी 4 से 5% तो बढ़ जाती है। जैसे आइडियल रैंकिन साइकिल था उससे इसमें 4 से 5%, तो लिख लीजिएगा 4 to 5% एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज कर जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है इंक्रीज साइक्लिक एफिशिएंसी इंक्रीज एंड डिक्रीज हीट फ्लो रेट, यानी रिड्यूसिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसकी रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। दूसरा पॉइंट है डिक्रीज स्टीम फ्लो रेट इन कंडेंसर, जो मैंने लिख दिया है। ठीक है, तीसरा देयर इज नो चेंज बॉयलर आउटपुट, यहां पर आउटपुट पर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन टरबाइन की जो आउटपुट आ रहा है वो कम हो रहा है, m माइनस एम वन दिख रहा है आपको। ठीक है, एफिशिएंसी 4 से 5% हो जाती है। अब देखिए बात करते हैं यहां से प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 क्या लगाएंगे, यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, बात क्लियर हुई है। अब हम इसकी एफिशिएंसी को प्रूफ करेंगे, यहां पर फॉर्मूला बनाएंगे अंदर। अब देखो यहां पर पहले हम क्या लेते सिर्फ H1 H2 लेते, लेकिन जब हम रीजनरेटिव की बात करेंगे तो यहां पर हमको मास मल्टीप्लाई करके चलना है एंथैल्पी में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अंदर क्या जा रहा है MH1 और कुछ अंदर जा रहा है नहीं, बाकी सब बाहर आ रहा है, बराबर क्या हो गया H2 M1 H2 प्लस यहां क्या आ रहा है M माइनस M1, यहां से क्या जाएगा H3। इतनी बात क्लियर हुई। यहां से मेरी एनर्जी बैलेंस हो गई। प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4 में क्या होगा, देखो यहां पर क्या आ रहा है M माइनस M1, और सॉरी यहां पे WT भी तो जा रहा है, यहां से आउटपुट में प्लस WT भी तो जा रहा है। ठीक, 1 to 2 में H1 अंदर हो रहा है। ठीक है, MH1, आउटपुट क्या रहा है WT प्लस H3 M माइनस M1, और आउटपुट क्या आ रहा है M1 H2। ठीक है, अब प्रोसेस 3 to 4, अब हमने लगा दिया क्या जा रहा है H3, और यहां से WT निकालेंगे, डायरेक्टली सब लिखता जा रहा हूं, यहां से हम WT निकाल लेंगे क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट।
तो M-M1H3 बाहर क्या आ रहा है Q2, बाहर क्या जा रहा है Q2 प्लस M-M1 इंटू H4 हो गया। अब प्रोसेस 4 to 5, प्रोसेस 4 to 5 लगा दो भाई। 4 to 5 में अंदर क्या जा रहा है M-M1 और क्या हो रहा है H4 प्लस WP1, बाहर क्या जा रहा है M-M1, ये हो गया H5। ठीक, तो यहां से हम WP निकाल लेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये वाला। अब देखिए जो हम M1 निकाल रहे हैं, या तो M1 गिवन होगा या M गिवन होगा, तो यहां से एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, चाहे वो M1 हो चाहे M हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहां पर SFE लगाएंगे हीटर के ऊपर। लगा दीजिए, अप्लाइंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑन हीटर, लगा दीजिए। अंदर क्या जा रहा है H2, यानी कि M1H2 प्लस और क्या जा रहा है, ये वाली वैल्यू जा रही है, यानी कि M-M1H5। ठीक है, बाहर क्या आ रहा है प्लस M-S6। ठीक है, यहां से M1 हमारा फाइंड हो जाएगा। अब जब तक M1 फाइंड नहीं होगा तब तक इसमें से कोई भी वैल्यू आपकी फाइंड नहीं होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। जब तक यहां से आप हीटर पे SFE नहीं लगाओगे, जब तक M1 फाइंड नहीं हो जाएगा, तब तक आप इस इक्वेशन में एक भी न्यूमेरिकल डाटा सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसेस 6 to 7। प्रोसेस 6 to 7 SFE लगाएंगे। यहां पे भी अंदर क्या जा रहा है M-S6 प्लस अंदर क्या आ रहा है WP, यानी कि WP2, और बाहर का आ रहा है, बाहर आ रहा है M-S7। ठीक है, यहां से WP निकाल लेंगे। उसके बाद बॉयलर पर जाते हैं। प्रोसेस 7 to 1 क्या आएंगे M-H7, और यहां से Q1 इन कर रहे हैं क्योंकि हम यहां से फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं, Q1 तो हो जाएगा प्लस Q1 बराबर क्या आ रहा है बाहर M-H1, तो यहां से Q1 निकाल लेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी होती है हमारे पास, एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, यानी कि W नेट डिवाइड बाय Q1। अब W नेट क्या है WT माइनस WP1 प्लस WP2, ठीक है, डिवाइड बाय Q1। और देखिए बेटा, यहां पर हम 6 से 7 हीटर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि अगर हम ज्यादा हीटर इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट का एक तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि हर एक मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर लेने की। ठीक है, अगर वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि पूरा का पूरा प्लांट बाद में मेल्ट कर जाएगा, या कोई भी पार्ट ऐसा होगा जो हाई टेम्परेचर जाकर वो मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम 6 से 7 हीटर ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कारण ये है कि हम वहां पर 6 से 7 हीटर इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अगर ज्यादा इस्तेमाल किए तो स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे। प्लांट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो प्लांट कैसा होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए 6 से 7 हीटर का ही यूज करना बताया गया है। ठीक है, अब एफिशिएंसी हमारे, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्डन जो होता है बहुत कम होता है, इनको निगलेक्ट करके चलते हैं। तो WT डिवाइड बाई Q1। अब WT आप यहां से निकाल लोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, Q1 यहां से निकाल लोगे, यहां से वैल्यू पुट कर दोगे, आपकी प्लांट की एफिशिएंसी थ्योरेटिकल फाइंड हो गई।
ठीक है, अब हम बात करते हैं पीवीटीएस डायग्राम की। पहले इतना देखिए, नोट करिए यहां तक, उसके बाद आगे चलते हैं। पहले यहां तक नोट कर लीजिए सारा। हो गया सभी का नोट? चलिए आगे चलते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम। तो देखो पीवी डायग्राम, पहला मैं ड्रॉ कर रहा हूं पीवी डायग्राम। अब देखिए बेटा, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3 भी एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो यहां से ऐसे बनाएंगे, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट और 2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद 3 से 4 कितना है, कंडेंसर है, कूल कर रहा है, ठंडा कर रहा है, तो डायग्राम इधर शिफ्ट होगा, यानी कि 3 से 4 डायग्राम इधर एरो लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से 5 एंट्रोपी कांस्टेंट है, 4 से 5 एंट्रोपी कांस्टेंट है। फिर 5 से 6 क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है, तो हीटिंग में डायग्राम क्या होगा, इधर की तरफ हीटिंग होती है। ठीक, 5 से 6, उसके बाद 6 से 7 फिर क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है दूसरा वाला, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहां तक बढ़ा दो चाहो, 6, और 6 से 7, और 7 से 1 क्या आ रहा है, फिर हीट हो रहा है। ठीक है, डायग्राम हमारा बन गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं डोम ड्रॉ करूंगा तो किस पॉइंट से होकर गुजारूंगा, 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, 1 से जाएगा, या 3 से जाएगा, किस से जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ? जो थियोरेटिकल बात समझ में आई थी, कहां से जाएगा, 6 से और 2 से होके जाएगा। 6 से और 2 से क्यों जाएगा, क्योंकि 6 पर सैचुरेशन स्टीम है, मतलब x बराबर 1 की कंडीशन है, यहां पर सैचुरेशन वाटर है, यानी x बराबर 0 की कंडीशन है। यानी हमने बोला था कि हम जो है क्वालिटी जो है वो 0 से 1 के बीच ही लाई कर सकते हैं, और जो डोम ड्रॉ होगा वो 0 से 1 के बीच ही होगा। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहां से ऐसे। ठीक, और ये वाला सुपरहीट पॉइंट था ही था मेरा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। और यहां से क्या जा रहा है, इसको चाहो तो ऐसे बना दो, ये हो गया मेरा m, ये हो गया m माइनस m1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो। सॉरी, ये मेरा m1 है, ये मेरा m1 है। ठीक है, आप देखिए किसी को दिक्कत, थ्योरेटिकल बात समझने में किसी को दिक्कत, नहीं तो फिर आगे चलें। यहां तक किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को पॉइंट में कोई बात समझ में ना आ रही हो? चलिए अब हम बात करते हैं टीएस डायग्राम की। टीएस डायग्राम की, तो देखो बेटा, टीएस डायग्राम की जो शॉर्टकट बताया था, हमारे पास सबसे पहले हमें देखना कि कितने प्रेशर है। एक तो ये प्रेशर है, एक ये प्रेशर है, एक ये प्रेशर है, मतलब चाहो तो इसको बोल दो 1 2 3, 3 प्रेशर है, यानी कि 3 कांस्टेंट प्रेशर लाइन खींचनी है। खींच दो भैया, 1 2 3, क्लियर बात? 3 मेरी कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गई। पहली वाली बॉयलर के लिए है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, दूसरी मेरी कंडेंसर के लिए है
कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तीसरी मेरी हीटर के लिए है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। अब देखो 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट है, 1 से 2, 2 से 3, फिर उसके बाद 3 से 4 कूलिंग हो रही है, 3 से 4 कूलिंग हो रही है, 4 से 5 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 हीटिंग हो रही है, 5 से 6 सॉरी 4 से 5 क्या एंट्रोपी कांस्टेंट है, 5 से 6 हीटिंग हो रही है, यानी कि डायग्राम का होगा यहां शिफ्ट होगा ऊपर की ओर जाएगा 5 से 6, ठीक, फिर 6 से 7 चला जाएगा एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर हीटिंग हो रही है। अब डायग्राम ड्रॉ कर दो, यहां से इसके बीच डायग्राम जाएगा, बना दो। ठीक, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो? बात क्लियर हुई? डायग्राम बाद में समझ लेंगे, पहले बनाने का तरीका समझ लें और सारे प्रोसेस समझ लें, उसके बाद एचएस डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट में एचएस डायग्राम। वही 3 प्रेशर है, ठीक, मोलर डायग्राम पढ़ चुके हैं हम लोग बेसिक में। ये क्या हो गया, P1 हो गया, ये P2 हो गया किसके लिए, कंडेंसर के लिए, ये P3 हो गया किसके लिए, हीटर के लिए। लगा दो, कुछ नहीं करना है। 1 से 2, 2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट, फिर क्या हो रहा है 3 से 4 कंडेंसर है, 3 से 4, ठीक है, फिर 4 से 5, 4 से 5 एंट्रोपी कांस्टेंट, 4 से 5 एंट्रोपी कांस्टेंट, 5 से 6 फिर हीटिंग हो रही है, 5 से 6 हीटिंग हो रही है, 6 से 7, 6 से 7 और 7 से 1। डायग्राम ड्रॉ हो गया, डोम बना दीजिए, खत्म कहानी, ठीक है। क्लियर हुई बात? यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं सारी डिटेल पर। इतना नोट करिए। चलिए बात करते हैं आइडियल रीजनरेटिव साइकिल की। देखिए आइडियल रीजनरेटिव साइकिल कुछ नहीं है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे वहां पर हम हीटर इस्तेमाल कर रहे थे हीट एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन सारा का सारा काम क्या हो रहा है यहाँ पर टरबाइन में हो रहा है। जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो टरबाइन के अंदर हो रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं कि टरबाइन के अंदर एक्सचेंज हो। यानी कि ये साइकिल क्या बन गया, आइडियल कॉर्नोट साइकिल, या सिंपल कॉर्नोट साइकिल कह सकते हो, या स्टर्लिंग साइकिल के बराबर काम करेगा। यानी कि इसकी एफिशिएंसी 100% है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन लिया गया है वो यहाँ पर हमने यहाँ पर हीटिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम जब सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टरबाइन एंटर किया, उसके बाद जो टरबाइन की स्टीम बाहर आएगी यहाँ से कंडेंसर से पास कराएंगे, यहाँ पर पंप है सिंपल, और कुछ नहीं जानना, सिंपल यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस साइकिल इज नॉट यूज प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली यूज नहीं है। रिवर्सेबल हीट ट्रांसफर नॉट पॉसिबल, यहाँ पर रिवर्सेबल हीट ट्रांसफर फ्लो कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हीट एक्सचेंज इन टरबाइन इज मैकेनिकली नॉट पॉसिबल। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि टरबाइन के अंदर क्या है, एक लिमिट टेम्परेचर बर्दाश्त करने की क्षमता है। जैसे हमने बोला कि 550 ले लीजिए, तो 550 से अगर बार बार आप उसके अंदर ही एक्सचेंज करा रहे हो तो उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा, क्योंकि एक तो इसका टरबाइन का अपना वर्क डन है और आप एक्स्ट्रा हीट सप्लाई कर दे रहे हो, तो क्या अगर लगातार टेम्परेचर बढ़ता चलाएगा और टरबाइन एक टाइम पर आकर मेल्ट कर जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारा, ठीक है। पहली बात तो इसमें एक्सचेंज ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा है मॉइस्चर कंटेंट इन टरबाइन विल बी हाई। अब जब बार बार एक्सपेंशन हो रहा है तो टरबाइन के अंदर क्या होगा, सिंगल टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। उसका डायग्राम ये सिंपल हमारा डायग्राम है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये डायग्राम है। 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है, 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट, 3 से 4 फिर एंट्रोपी,
फिर 4 से 5, 4 से 5, फिर एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद 5 से 1, फिर हीटिंग हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो लाइन दी गई है, यहां पर क्या हो रहा है, एंट्रोपी लगातार घट रही है, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल में है, लेकिन ये यहां से लेके यहां तक आपकी एंट्रोपी क्या हो रही है, ये डिक्रीज कर रही है, और यहां पर एंट्रोपी बढ़ रही है। तो दोनों का एक साथ होना मतलब एंट्रोपी बढ़ना और एंट्रोपी घटना दोनों का एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने लिख दिया है कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर नहीं है। तो 4 5 4 5 बी ए 4 and 1 d e 2 dash a are not equal, but efficiency of the ideal regenerative cycle like कार्नोट या स्टर्लिंग साइकिल के बराबर होती है। यानी कि एफिशिएंसी 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, या कह सकते हो 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। अब वैल्यू चाहो तो एसएफ ही लगा दो, यहां पर यहां से एसएफ ही लगाओ, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 क्या जा रहा है, अंदर क्या जा रहा है H1 प्लस अंदर क्या जा रहा है H4, बाहर क्या आ रहा है WT प्लस H2 प्लस H5। यहां से WT निकाल लेंगे, WT क्या आ जाएगा H1 प्लस H4 माइनस H2 प्लस H5, ठीक है। ऐसे यहां से Q1 निकाल लीजिए, Q1 तो सिंपल निकालना है, Q1 कितना हो जाएगा, Q1 सिंपल हो जाएगा H1 माइनस H5, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है W टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क डिवाइड बाई Q1, वैल्यू पुट कर दो, आपकी एफिशिएंसी फाइंड हो गई, सिंपल। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, अभी डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, पहले थ्योरेटिकल पढ़ा है उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। चलिए इतना नोट करिए जरा फटाफट, इतना नोट करिए जरा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं रीहीट रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल की। अब हमने क्या कर रहे हैं, रीहीट इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में रीजनरेटिव भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए बहुत डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं 1 बाय 1 बना रहा हूं। बॉयलर है, प्रेशर कांस्टेंट जहां पर मैं Q1 हीट सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। टरबाइन है, हाई प्रेशर टरबाइन, एंट्रोपी कांस्टेंट, यहां से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम जा रही है अंदर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की स्टीम जा रही है, मतलब बोलते हैं हम सुपर हीट कंडीशन है, ठीक है। यहां से WT1 वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको रीहीट कर दिया, ठीक। लो प्रेशर टरबाइन लगा दी, लो प्रेशर टरबाइन, यहां से WT2 प्रोड्यूस हो रहा है और एंट्रोपी कांस्टेंट है। कंडेंसर लगा दिया, Q2 रिलीज हो रहा है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, ये मेरा पंप, इसको बोल दो WP1, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए यहां से देखिएगा, हमने यहां पर एक हीटर यहां लगा दिया और एक हीटर हमने यहां लगा दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। इसको इसके साथ जोड़ दिए, फिर यहां पर इसको हीटर 1 बोल दिए, हीटर फर्स्ट है आपका, ये हीटर सेकंड है आपका, तो ये आपका पंप हो जाएगा WP2, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से इसको जोड़ दीजिए, ये भी पंप है,
लेकिन तीसरा ये पी, ऐसा बोलो P1 P2 P3, यानी W P3। उसके बाद इसको इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। एरो लगा दीजिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हमने बोल दिया यहां पर मास m जा रहा है, पहले नामकरण कर दो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में? कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना रहा हो? अच्छा, ये वाला यहां से रहने दीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ये 1 2 ये 3, ये 4, एक छूट रहा है 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये फिर छूट गया। चलिए इसको यहां पे कर लो ऐसे, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और तो नहीं छूट रहा है कुछ, 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। 2 पॉइंट छूट रहे थे ये वाले। चलिए यहां तक किसी दिक्कत? यहां पर ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, यहां पर भी एंट्रोपी कांस्टेंट, यहां पर भी एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है, हो गया। चलिए इतना नोट करिए जरा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब सब पर एसएफई लगा दीजिए। प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 या 1 to 3 भी कह सकते हो, क्योंकि यहां पे जितना इन हो रहा है इस टरबाइन के ऊपर उतना ही हम आउट कर रहे हैं। यहां पर देखो, यहां से मास m जा रहा है, यहां पर क्या निकल रहा है, यहां से हम निकाल लिया m माइनस m1, ठीक है। यहां से कितना निकल रहा है, यहां से m2 निकल रहा है, तो ये है मेरा m, ठीक है। यहां से कितना जा रहा है, यहां से m2 निकाल लिया, तो m ही सर्कुलेट हो रहा है, यहां से m सर्कुलेट हो रहा है। यहां से बाहर निकालिए हमें, तो m माइनस m1 माइनस m2, ठीक है। यहां पर भी आइडियल चल रहे हैं, स्टीम आ गई, पूरा केस m1 माइनस m2 कन्वर्ट करके वाटर में आ गया, फिर से m माइनस m1 माइनस m2, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि m2 मिक्स हो गया, अब बाहर क्या रहा है, यहां पर m माइनस m1। यहां पर क्या हुआ, m1 मिक्स हो गया, यहां पर क्या हो रहा है, बाहर m आ रहा है, यानी कि m सर्कुलेट हो रहा है। ये मेरा मास बैलेंस हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो हम एक डायग्राम की बात करेंगे यहां पर, सिंपल पीवी डायग्राम की। अब देखो ये कौन से पॉइंट हैं, ये यहां पर सैचुरेटेड वाटर वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये सैचुरेटेड स्टीम वाला पॉइंट है, 2 वाला पॉइंट। इतनी बात क्लियर हुई? और एक ये वाला भी पॉइंट हमारा सैचुरेशन वाटर वाला पॉइंट है, सैचुरेशन वाटर वाला पॉइंट है, और ये वाला भी सैचुरेशन स्टीम वाला पॉइंट है। मतलब यहां से ग्राफ होके यहां से इन पॉइंटों से होके गुजरेगा। तो लिखा लो 1 से 2, 2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट,
1 से 2 और 2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, फिर क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये वाला पॉइंट 3 से 4, ये 3 से 5 लिया हम लोगों ने, 3 से 5। ठीक है, क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है। फिर 5 से 6, 5 से 6, फिर 6 से 7, 6 से 7 क्या हो रहा है, कंडेंसर लगा हुआ है। फिर 7 से 1 एंट्रोपी कांस्टेंट। ठीक, 6 से 7, 7 से 8 एंट्रोपी कांस्टेंट। फिर उसका क्या लगा, यहाँ हीटर लगा 7 से 8, यानी 8 से 9 जाना है, यानी कि क्या होंगे, डायग्राम इधर शिफ्ट होगा, हीटिंग हो रही है 8 से 9। फिर 9 से 10 क्या हो रहा है, 9 से 10 एंट्रोपी कांस्टेंट है, फिर से लगा दो भाई, 9 से 10 एंट्रोपी कांस्टेंट है। फिर 10 से 11 हीटिंग हो रही है, 10 से 11 देखो हीटिंग हो रही है, 10 से 11 फिर हीटिंग हो रही है, 10 से 11 हीटिंग हो रही है, और 11 से 12 फिर एंट्रोपी कांस्टेंट है, और 11 से 12 से 1 फिर हीटिंग है। तो डायग्राम आपका कुछ ऐसे चल रहा है। तो हमारे कौन कौन से पॉइंट हो गए सैचुरेशन वाला, एक तो 9 वाला पॉइंट हो गया, इससे गुजरेगा, एक 11 वाला इससे गुजरेगा, और 2 वाला सैचुरेशन पॉइंट है ये, और उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट है 5 वाला पॉइंट है, मतलब पॉइंट यहां से गुजरेगा, मतलब ये 0 वाले पॉइंट होगा, ये 1 वाले पॉइंट होगा। तो ग्राफ निकाल दीजिए ऐसे करके। ठीक, तो ये आपका पीवी डायग्राम बन गया। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। बेसिकली ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, सिंपल टॉपिक है ये बिल्कुल। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल जरूर आया एक, तो न्यूमेरिकल टीएस डायग्राम से सॉल्व किया गया है, उसको हम आगे बात करेंगे सारी चीज़ों को लेकर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ऐसा फी सब आप समझिएगा, लगा लेंगे सिंपल। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो फ़ोन करके, कॉल करके, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।